हेलो दोस्तों, आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिकल ह्यूमन पर। आज फिर हम एक साइंस का चैप्टर कवर करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 10th का ही, जो कि हम 10th की सीरीज चला रहे हैं बाइलिंगुअली, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मार्क्स के हिसाब से। जो चैप्टर हमने आज लिया है उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम ब्रेन और केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कि हार्मोन्स वगैरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, इन सारे टॉपिक्स को हम वहाँ कवर करने वाले हैं। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे और फुल रिवीजन होने वाला है आपका। और फुली आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, जैसे भी आप चाहें उन्हें डाउनलोड करके और वहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप सभी बढ़िया होंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास बाइलिंगुअली होने वाली है, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि क्लास कोई भी चेंज नहीं होगा, क्लास में बाइलिंगुअल क्लास होगी, सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, यानी कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही इस क्लास का फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि हालांकि सिलेबस कुछ ज़्यादा चेंज नहीं रहता, वही सिलेबस है। चैप्टर का नाम जैसे कि आप पढ़ ही पा रहे होंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। जो कि जैसे कि नियंत्रण नियंत्रण आप समझते होंगे, आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल लेता है, सही है, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल रखना, ठीक है, काबू में रखना, उसको क्या बोला गया है, नियंत्रण हो जाए। कोऑर्डिनेशन मतलब कि हर चीज़ एक मैनर में होती है, कोई ना कोई किसी को ना किसी को कमांड दे रहा है, उस तरीके से क्या हो रही है, मैनर में हो रही है। टॉपिक जो चैप्टर में कवर करने वाले हैं हम, इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली हर किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी रहता है। सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में, जानवर नहीं, जंतुओं में जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रणाली, मतलब क्या किस तरीके से कंट्रोल होता है एनिमल्स में और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर्स, ग्राही। न्यूरॉन, तंत्रिका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरॉन। फंक्शनिंग ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन का कार्य, पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन के भाग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साइनेप्सिस मतलब कि संधि। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस, प्रतिक्रियाओं के प्रकार। नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता, जो कि हालांकि इतना जरूरी नहीं है, फिर भी देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र, हिंदी शायद इसका ट्रांसलेट नहीं हुआ है, इसको मैं नोट्स में सही करा दूंगा, मानव तंत्रिका तंत्र बोला जाता है जिसको। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और हैंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि किस तरीके से ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से प्रोटेक्ट रहती है। मस्तिष्क और मेरुज्जु की सुरक्षा, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरुज्जु। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पौधों में समन्वय। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि से स्वतंत्र, मतलब कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है प्लांट में, वृद्धि से स्वतंत्र होता है या फिर डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि पर निर्भर होता है। प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे, फाइटो हार्मोन्स यानी कि पादप में हार्मोन। हार्मोन्स इन एनिमल, जंतुओं में हार्मोन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड और उनकी फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। इंपोर्टेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन का महत्व। डायबिटीज, मधुमेह किससे होती है, किस तरीके से क्योर आप कर सकते हो। कॉजेज ऑफ डायबिटीज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज क्या है, और फिर हम एक एंड में देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। प्रतिपुष्टि व्यवस्था, जो कि हार्मोनल के केस में ज्यादा होती है, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन के केस में हम क्या पढ़ते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ना पसंद करते हैं, सॉरी। तो जैसा कि पहला टॉपिक आप देख ही पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन। चैप्टर में क्या है, परिचय। ऑल द लिविंग ऑर्गन रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, चेंज किस तरीके से, भाई गर्मी हो रही है, ठीक है, आपके चारों ओर गर्मी हो रही है, या आपके चारों ओर क्या हो रही है, ठंड हो रही है, चेंज आ रहा है।
सभी जीवित जीव अपने आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। तब आप क्या करेंगे, जो भी चेंज आ रहे होंगे उन पर रेस्पॉन्स दिखाएंगे। भाई गर्मी लग रही है, आप बोलोगे फैन ऑन करो, ठीक, या फिर हाथ से हवा करेंगे, पानी पिएंगे ठंडा, ऐसी कंडीशंस करेंगे आपकी बॉडी। और अगर आपको क्या हो रहा है, ठंड लग रही है, तो आप कपड़े पहनेंगे, आग के पास बैठेंगे। इस तरीके के रेस्पॉन्सेस कौन करेगी, आपकी बॉडी करेगी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम रहता है कि वो कॉन्शियसनेस जाता है। कॉन्शियस मतलब उसमें सचेतना होती है। कोई स्टिमुलस दिया उसे या साथ आसपास कोई चेंज किया उसके, तो वो जरूर ना जरूर रिएक्शन करना पसंद करेगा। आयो आपको समझ में आया होगा। The changes in the environment to which the organism respond and react are called the stimuli. Stimuli क्या होता है, जो चेंजेस आप कर रहे हो उसके साथ में, जो चेंजेस उसके चारों ओर आपने करे हैं, उनको आपने नाम दे दिया स्टिमुलाई। जैसे कि आपको हाथ हिलवाना है किसी का, तो आपने क्या किया, पेन छेद दिया उसके, तो वो पेन जो छेदा है उसकी स्किन में, जो आपने चुभाया है उस पेन को, वो क्या हो गया, वो पेन का जो चुभाना वो हो गया स्टिमुलाई। ठीक है, किसी भी तरीके का कह दिया आपने, एक्शन किया। और जब वो हाथ में चुभ जाएगा, जिस तरीके से हाथ का रिएक्शन होगा या उसका रिएक्शन होगा, वो होगा रेस्पॉन्स। सच एज लाइट, जो सूरज की रोशनी वगैरह होगी, लाइट होगी, हीट, सही है, आंखों पे लाइट मारी किसी ने तो आपने आंखें बंद कर ली, तो वो क्या हुआ, लाइट मारना एक स्टिमुलाई हुआ, और जो आंखें बंद कर लिया आपने वो रेस्पॉन्स हुआ। हीट से, कोल्ड से, साउंड से, स्मेल से, टच, ईटीसी, ये सब सारी क्या है, आप क्या करते हो, ये स्टिमुलाई होते हैं, एक तरीके के स्टिमुलस होते हैं, सिंगुलर में हम स्टिमुलस बोल देते हैं। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पॉन्स करने पर मजबूर कर देंगे। हिंदी वाले देखिए, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें उत्तेजना कहा जाता है। हिंदी में क्या बोल दिया गया है, उत्तेजना। उत्तेजना ही तो कर रहे हैं भाई, आपके आपके लिए कोई अगर हिट कर दे रहा है तो वो आपकी बॉडी एक्साइटेड हो जा रही है, उत्तेजना में आ जा रही है, तभी तो रेस्पॉन्स करेगी, वरना उत्तेजित नहीं होंगे तो रेस्पॉन्स कैसे करेंगे। जैसे छुई मुई का पौधा है, छुई मुई का पौधा आपने छुआ, उसकी पत्तियां सिकुड़ गई, तो वो भी क्या हुई, उसमें आपने स्टिमुलाई दिया, छूना उसके लिए स्टिमुलाई था, उसकी जो पत्तियां सिकुड़ गई वो उसके लिए क्या था, रेस्पॉन्स था। सॉरी, जुकाम काफी ज्यादा तेज है आज, कोई हंसी नहीं। जैसे प्रकाश, गर्मी, ठंड, ध्वनि, गंध या फिर स्पर्श आदि, ये सब क्या है, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस के टाइप हैं कि किस किस तरीके से स्टिमुलस दिया जा सकता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन ए डिफरेंट मैनर। भाई ये खासियत है, ये लिविंग की ही खासियत है कि वो स्टिमुलस के प्रति क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। भाई मैं पत्थर में कितना भी हथौड़े मान लूं, वो ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा हथौड़ा उठा के मेरे सर में मार देगा, नहीं हो सकता। आप अगर किसी भी लिविंग को आप स्टिमुलस देते हो तो वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स जरूर करेगा। ठीक, अब आप बोलोगे कि पेड़ कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, नहीं, पेड़ रेस्पॉन्स करते हैं लेकिन आपके लिए रेस्पॉन्स नहीं करते। आप काट दीजिए बेचारों को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स देंगे। हीट वेव बढ़ जाएगी भाई, ऑब्वियसली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा एनवायरनमेंट में होने लग जाएगा, कार्बन इमिशन, पेड़ काटोगे तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास गैसेस वगैरह होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेंगी, वो बढ़ने लग जाएंगी। पौधे और जंतुओं दोनों की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब दोनों ही पौधे या जंतु हो, दोनों ही उत्तेजना अगर आपने दी है तो वो प्रतिक्रिया करेंगे ही करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से। बस जैसा कि बोला ना भाई, किसी एनिमल को मारोगे, किसी बंदे को मारोगे आप, वो लौट के आपको 10 मारेगा, लेकिन आप किसी पेड़ को मारोगे तो आप ही को लगेगी। सिस्टम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, हिंदी ट्रांसलेशन शायद नहीं हो पाया है कि मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जंतुओं की क्या भूमिका रहती है। आइए तो जानते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। कौन कौन से मेन सिस्टम रहते हैं, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो प्रमुख प्रणालियों की मदद से किया जाता है। वो दो प्रमुख प्रणालियां क्या हैं भाई, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, और एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी प्रणाली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों से ही क्या होता है, क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से बनाया जाता है। अब बात वो है कि आप कितने फोकस के साथ में इसको पढ़ते हैं। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा, तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है आपका, एक्चुअल में डिवाइड नहीं हुआ है तो मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, एरो एरो नहीं लगे थे इस पर। तो देखिए,
नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरीके का बटा हुआ होता है, ठीक है। एक बटा हुआ होता है पेरिफेरल में और एक टाइप से बटा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। एक ऑर्गेनिम के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर की बात करें तो क्या होगा, दो टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे आप बोलोगे सीएनएस, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस, जिसे बोला जाता है ऊपरी भाग का तंत्रिका तंत्र। देखिए, ब्रेन को बात करूं जो आपका मेन सेंटर में है, पहले आप चीजों को अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करना सीखिए कि आपके जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंटर में है आपके, ये बॉडी का केंद्रक है, जो भी काम करना है इन्हीं को करना है। तो ये हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़ी गवर्नमेंट जो कि कुछ भी कर सकती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे कि छोटी छोटी गवर्नमेंट, जैसे गांव की हो गई, लोकल की हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, मतलब चारों तरफ जो फैली पड़ी है। तो आपकी बॉडी के बाकी के सारे हिस्से जो कि कनेक्ट रखेंगे किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के हिस्सों से, उसका उसका नाम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पेरिफेरल क्या होगा, साइड है, जितनी भी आपकी साइड है चारों तरफ जो बचा सेंटर से अलग, वो सब क्या हो गया, पेरिफेरल में आ गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके कि दो भाग होते हैं, ब्रेन, पहला होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, और दूसरा आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड भी बोल देते हैं। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑल नर्व्स एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई जितनी भी क्या होती हैं एक्स्ट्रा नर्व्स और स्ट्रक्चर होती हैं, उनको हम किस में डाल देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डाल देते हैं। क्योंकि भाई हालांकि कोई ना कोई आपके पैर में भी कोई चुभ गया तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक ही तो जानी है। दर्द कहाँ पता चल रहा है, दर्द तो पैर में हुआ, लेकिन पता कैसे चलता है कि दर्द ही है, वो तो ब्रेन ही बताएगा ना। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर सभी तंत्रिकाएं और बेदी संरचनाएं किस में आएंगी, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होगा। यानी कि अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो इसमें जो पेरिफेरल में जो आती हैं वो नर्व्स आती हैं मिलनी, क्या आएंगी, नर्व्स, तंत्रिकाएं। और तंत्रिकाएं जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक क्रैनियल होती हैं, क्रैनियल जो सीधे सीधे ब्रेन से निकली होती हैं, और एक स्पाइनल होती हैं, ठीक है, एक स्पाइनल होती है, क्रेनियल होती है। इतना आप जान लीजिए, आपको नहीं जानना चाहिए कि कितने पेयर क्रेनियल होते हैं और कितने पेयर की क्या होती हैं, स्पाइनल होती हैं, वो एक हायर लेवल का, 12th लेवल का है, ठीक है। बस आप तो इतना समझ लीजिए पेरिफेरल में नर्व्स निकली होती हैं, कुछ क्रेनियल यानी ब्रेन से निकली होती हैं, 12 होती हैं, ठीक है, और स्पाइनल से निकली हुई 31 होती है जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई होती है। इतना समझ लीजिए, बहुत है आपके लिए। रिसेप्टर्स यानी कि ग्राही, भाई रिसेप्टर्स नाम से समझ पा रहे होंगे, हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट वर्ड जो लिया गया है, रिसेप्शनिस्ट पे आप जाते हो, वो तो आपकी बातों को सुनती है, उसी तरीके से आपको रेस्पॉन्स देती है। तो इस तरीके से क्या है, रिसेप्टर्स भी वहीं से वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्राही। देखिए, these are the specialized tips of some nerve cells that detect the information from the environment. These are located in our sense organ. क्या कहा जा रहा है, कुछ इस तरीके की स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं ये किसकी, नर्व सेल की, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि नर्व सेल क्या है। इतनी देर से नर्व सेल बात चली आ रही है, न्यूरॉन यानी कि उसकी स्ट्रक्चर मेन है, क्योंकि पूरा पूरा डिपेंडेंसी जो है नर्वस सिस्टम की वो किस पे डिपेंड है, न्यूरॉन्स पे डिपेंड है भाई। इस वजह से हमें नर्व सेल्स को ज़्यादा ध्यान में देना है। तो नर्व सेल की कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं ये, जो कि क्या काम करती हैं, इंफॉर्मेशन को गेन करने का काम करती है एनवायरनमेंट से। भाई आपने बोल तो दिया कि कोल्ड हो गया है, साइड में ठंडा हो गया है या गर्म हो गया है, कैसे पता चल रहा है, वो सेंस ऑर्गन में, नर्वस सिस्टम में, वो सॉरी आपके सेंस ऑर्गन्स में क्या लगी हुई हैं, न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स, यानी कि उनके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं न्यूरॉन के। वो रिसेप्टर्स आपके सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन को लेंगे और कहाँ डालेंगे, दिमाग में डालेंगे कि गर्मी लग रही है। दिमाग दोबारा से इन्फॉर्मेशन भेजेगा, भाई गर्मी लग रही है तो ऐसा करो, फैन चलाओ, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक कमांडेशन होता है, पूरा एक कोऑर्डिनेशन है। तभी तो हमने चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन रखवाया है भाई। इस चैप्टर का नाम जो है वो कोऑर्डिनेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से मसल्स में, ब्रेन्स में और बाकी की सारी नर्व्स वगैरह में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से चल रहा है। दीज आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आपको पता होंगे, 5 सेंस ऑर्गन है हमारे पास। किसी को नहीं पता है तो भैया वो एनसी क्लास करके आए। अब
ये कुछ तंत्रिकाएं, सॉरी अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ईयर है, नोज है, आईज है, और आपकी टंग रहती है टेस्ट के लिए, और स्किन, ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। ये कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष सिरे होते हैं जो पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। मतलब हमारी किसमें, सेंस ऑर्गन्स में ये स्थित है, दबे हुए हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे। देखिए जैसे कि पहला है ईयर। ईयर की बात करें आपसे, ईयर यानी कि कान, सबको पता होगा। इसमें जो रिसेप्टर्स मिलते हैं वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स मिलते हैं। ऑडिटरी से आप ऑडियो से पता कर सकते हैं, सही है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स जिन्हें बोला जाता है श्रवणग्राही रिसेप्टर्स, सही है, सॉरी श्रवणग्राही। श्रवणग्राही मतलब ये साउंड को सुनेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उस साउंड को, और फिर आपकी बॉडी को कमांडेशन में लाएंगे। इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। हाँ, जो ईयर है वो बैलेंस ऑफ द बॉडी बनाने में मदद करते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी का क्या रहे, बैलेंस बना रहे, ठीक। यह सुनने और शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। कौन, ऑडिटरी रिसेप्टर्स। और मिलेंगे कहाँ, कान में मिलेंगे। इतनी बातें आपको याद रखनी है किसमें, रिसेप्टर्स के केस में। सेकंड है हमारे पास सेंस ऑर्गन है आई, और इसमें कौन से मिलते हैं, इट एक्ट एज ए फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स मतलब कि रिसीविंग लाइट, लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है। जब हम लाइट को रिसीव करते हैं ना बेटा, तभी देख पाते हैं। इट हेल्प्स इन सीइंग, और किस में मदद करेंगे, देखने में मदद करेंगे। ऑब्वियसली बात है, आंखों का काम क्या रहेगा, सीख देखना। यह प्रकाशग्राही, प्रकाश ग्रहण करने वाला की तरह काम करता है, यह देखने में मदद करता है। और मिलेंगे कहाँ, आपकी स्किन में, फोटो रिसेप्टर्स। एक और पूछा जाता है कि ऑप्टिक नर्व कहाँ मिलती है, तो ऑप्टिक नर्व भी आपकी किस में मिलेगी, आइज में, ठीक है। आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते होगे ऑप्टिक नर्व, आइज का जब डायग्राम आप बनाते होगे, ठीक है, जो रेटिना तक जाती है, कुछ ऐसा ही ऐसा करके। थर्ड है हमारे पास स्किन। स्किन इट एक्ट एज ए थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर, थर्मो से आप समझ होंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर मतलब कि जो हीट को नापता है, टेम्परेचर को नापता है। फील्स टेम्परेचर, और ये क्या करेगी, हमारे टेम्परेचर को नापेगी। इट हेल्प्स इन फीलिंग हीट और कोल्ड एंड टच। टच कर दिया किसी ने, स्किन पर पता चलता है। कोल्ड हो गया तो स्किन पे पता चलता है, और हीट हो गई सराउंडिंग में, तब स्किन बताती है। यह थर्मोरिसेप्टर्स तापमान महसूस करने वाला के रूप में कार्य करता है। यह गर्मी या ठंड और स्पर्श को महसूस करने में मदद करता है, ठीक। यानी कि सारे रिसेप्टर्स आपको याद रखने अच्छे तरीके से। अगला है हमारे पास नोज, यानी कि नाक आपकी। इट एक्ट एज ए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। आपको पता है स्मेल को लेने में हेल्प करती है। स्मेल वगैरह जो भी आएगी वो किसकी मदद से आएगी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की मदद से आएगी, मतलब नोज की मदद से। सेंस ऑफ स्मेल, इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ द स्मेल। भाई ये सब बातें आप जानते हो, आपको पता है कि भैया नाक जो सूंघने का काम है वो नाक ही करेगी। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि इसमें कौन से रिसेप्टर्स मिलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म याद रखने हैं। बाकी आपको पता है आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन एनाटॉमी है, आप ज़्यादातर चीज़ें जानते ही होंगे। लेकिन बस थोड़ा हम कहाँ जा रहे हैं, हम डिटेल में जा रहे हैं, टर्म्स याद करने हैं आपको, बस इजी तो है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक। देखिए न्यूरॉन का डायग्राम है, न्यूरॉन का डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं। यह घ्राणग्राही, गंधग्राही के रूप में कार्य करता है। यह गंध का पता लगाने में मदद करता है। जब आपके पास नोट्स आएंगे तो मैं ये सही करा दूंगा, ये थोड़ा डायग्राम मुझे लग रहा है ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक। हम पहले टंग पढ़ेंगे। एक हमारे पास और रिसेप्टर रह गया जिसको हम क्या बोलते हैं, टंग। इट एक्ट एज ए गस्टोटेटरी रिसेप्टर। सेंस ऑफ टेस्ट, क्या करते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट मतलब स्वाद को चखने में मदद करेंगे। इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, मतलब आप जो भी खाओगे वो किससे चखोगे, टंग से पता करोगे कि भाई खट्टा है, मीठा है, कैसा है, कड़वा है। ये सब हम किससे पता करते हैं, टंग से पता करते हैं। तो टंग मदद करती है गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स की मदद से। जो आपको दिख रही है ना, जो उठी हुई उभरी हुई सी थोड़ी स्ट्रक्चर होती है आपके टंग पे, वो क्या होते हैं, गस्टोटेटरी होते हैं। यह स्वादग्राही, स्वाद बोधक के रूप में कार्य करता है। यह स्वाद का पता लगाने में मदद करता है। अगला है हमारे पास न्यूरॉन, ठीक। ऊपर जो हमने डायग्राम देखा था वो एक्चुअल में न्यूरॉन का ही था, और न्यूरॉन के डायग्राम देखते हैं। चलिए पहले बाद में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले न्यूरॉन को पढ़ लेते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। भाई हर किसी की एक इकाई होती है। जैसे किडनी में आपने नेफ्रॉन पढ़ी थी, किडनी फिल्टर नहीं करती है ब्लड,
उसमें जो नेफ्रॉन है वो फिल्टर करते हैं ब्लड को। तो ऐसे ही अगर आप नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो काम करने का काम जो करेगा वो किसकी मदद से करेगा? न्यूरॉन्स की मदद से, यानी नर्व सेल्स की मदद से। देखिए अगर एक टाइपिकल न्यूरॉन आप देखें, पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले इंग्लिश वाले देख लें कि क्या क्या होता है। आपको छोटे छोटे रेसे से दिखाई दे रहे होंगे, बॉडी से निकले हुए बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है डेंड्राइट, ठीक है, DENDRIT, डेंड्राइट। एक्चुअल में ये एज ए रिसेप्टर की तरह वर्क करती हैं, यही डेंड्राइट हैं जो कि कैसे वर्क करेंगे? रिसेप्टर की तरह। जो आप रिसेप्टर अभी हम बार बार गा रहे थे, वो एक्चुअल में डेंड्राइट होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन को खींच लेंगी, सही है, सेंसस से, सेंसस में घुसी हुई रहती हैं। फिर आप देख पा रहे होंगे एक इनके पास बॉडी है, ये जो पूरा ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ऐसे कुछ तरीके से जो आया है ये वाला, इसको हमने क्या बोला है? सेल बॉडी, ठीक। सेंटर में क्या होता है आप सभी को पता है, हर एक सेल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल का तो खासकर। और एक लॉन्ग टर्मिनल एक ब्रांच सी होती है इनके पास, उसको क्या बोला है इन्होंने? एक्सॉन, ठीक। और फिर एंड में जाने के बाद बिखर जाती है, बिल्कुल जो एक्सॉन है वो दाएं बाएं तरीके से बिखर जाती है, उसको क्या बोला है? नर्व एंडिंग, ठीक है। आई होप आपको सारे पता चले होंगे पार्ट। अगर हिंदी वालों की बात करें तो उन्हें दुर्मिका बोला जाता है, जो डेंड्राइट थी वहां इन्हें क्या बोला है हिंदी में? दुर्मिका बोला गया है, ठीक। बीच का हिस्सा केंद्रक, जो बॉडी है उसे कोशिका काय, ठीक है, सेल बॉडी यानी कि कोशिका काय। तंत्रिकाच, एक्सॉन को क्या बोला है? तंत्रिकाच बोला है। और एक्सॉन के एंड को बोला है तंत्रिका का अंतिम सिरा, ओके। नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग मतलब कि तंत्रिका का अंतिम सिरा। इस तरीके से न्यूरॉन क्या होता है? डिवाइड होता है। अब यहाँ थोड़ी बात आप समझिए, ठीक है, दोनों ही क्लासेस, चाहे CBSE हो चाहे कोई सी भी हो, एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पूछेगा वो आपसे कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, आगे पढ़ेंगे हम किस फॉर्म में चलती है, कि इंफॉर्मेशन मैसेज जाता कैसे, क्योंकि इसका काम है मैसेज को ले जाना और मैसेज को लाना, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर जो मैसेज चल रहे हैं उनको लाना और ले जाना, ठीक। तो वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाती है, तो आपको सिर्फ सीधी सीधी बात याद रखनी है, हमेशा वो डेंड्राइट से घुसेगी, सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन में जाएगी, और एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग में जाएगी, और नर्व एंडिंग से अगले न्यूरॉन में भेज दी जाएगी, बिल्कुल इसी रूटीन में। मतलब कि डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। ये पाथवे कभी भी उल्टा नहीं होगा, आपसे कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे चली जाए इस न्यूरॉन में, नहीं हो सकता ऐसा, सही है। इसमें हमेशा इन्फॉर्मेशन जो जाएगी वो इस डायरेक्शन में ही जाएगी न्यूरॉन में, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, आपको ये फ्लो चार्ट याद ही रखना है कि जो है दुर्मिका से एंट्री करेगी क्या? इंफॉर्मेशन दुर्मिका से, और दुर्मिका से होती हुई कहाँ जाएगी? सेल बॉडी यानी कि कोशिका काय में, कोशिका काय से होती हुई कहाँ जाएगी? तंत्रिका काच में, और तंत्रिका काच से होती हुई तंत्रिका का अंतिम सिरा तक जाएगी। इस तरीके से इंफॉर्मेशन जानी है, जिस तरीके से मैंने पार्ट पढ़े हैं, ये उल्टा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के फंक्शन क्या रहते हैं, न्यूरॉन का कार्य क्या रहता है, सही। अभी हमने बताया था मैसेज का या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रांसमिशन रहता है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल एज ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब जो न्यूरॉन की डेंड्राइट है, अगर मैं न्यूरॉन की डेंड्राइट की बात करूं, ये जो डेंड्राइट है यानी कि दुर्मिका जिन्हें आप बोल रहे हैं, दुर्मिका जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, यहां से होकर इंफॉर्मेशन घुसेगी इनके अंदर, एक न्यूरॉन के अंदर, और फिर वो सेल बॉडी से होती हुई, मतलब कोशिका काय से होती हुई इधर की तरफ जाएगी, और एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स के तौर पर, सही है। जो कि इंफॉर्मेशन जानी है वो कैसे जानी है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म पर। टिप ऑफ ए नर्व सेल एज ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसकी वजह से उस पूरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसा चार्ज दौड़ गया और एक मैसेज सा जनरेट हो गया। तंत्रिका कोशिका के वृक्षाकार सिरे पर ग्राही यानी रिसेप्टर से सूचना एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त होती है, जो विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। किसके अंदर? उस न्यूरॉन के अंदर, उस नर्व सेल के अंदर एक विद्युत आवेग सा प्रोड्यूस हो जाता है।
दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट, डेंड्राइट से ये इन्फॉर्मेशन जाएगी टू द सेल बॉडी एंड देन एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। यहाँ लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट भी लिखा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट में जाएगी सबसे पहले, और डेंड्राइट से होती हुई ये किस में जाएगी, सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से होती हुई ये किस में जाएगी, एक्सॉन में, और एक्सॉन से होती हुई ये किस में चली जाएगी, आपके सबसे एंड में, जिसे बोला जाता है क्या, नर्व एंडिंग। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक हिंदी वालों के लिए भी चित्र डाला गया है, सॉरी, और एक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश में। चलिए, यानी कि डेंड्राइट से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो कहाँ तक जाएगी, सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से एक्सॉन तक, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक। ठीक, यह आवेग डेंड्राइट से कोशिका शरीर तथा शरीर तक और फिर अक्षतंतु के अंत तक जाता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट से घुसेगी सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन के एंड तक जाएगी। केमिकल्स आर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। विद्युत आवेग के प्रभाव से अक्षतंतु के अंत में रसायन मुक्त होते हैं। ठीक, ये बातें हमें समझनी है। अभी मैं समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। These chemicals cross the gap synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron। अब देखिए, आप समझिए कि हुआ क्या है यहाँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूरॉन है वो एक काफी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है। लॉन्ग सेल तो है लेकिन क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। वो आप ही सोचिए, आपके पैर से लेके दिमाग तक का कनेक्शन बनना है तो वो माइक्रोस्कोपिक सेल किस तरीके से पहुंचेगी, एक से जुड़ जुड़ के ही पहुंचेंगी। ठीक है, और वो जो जुड़ी हुई है उस जुड़े हुए जॉइंट को बोला जाता है, जो जॉइंट है, सही है। मानिए ये एक न्यूरॉन था, ठीक है, ये मानिए एक न्यूरॉन था, ये इसका एंड था, और इस एंड से ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है उसकी डेंड्राइट से। ये क्या है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। इस जॉइंट को बोला जाता है साइनेप्स। इसी जॉइंट का नाम क्या बोल देते हैं, साइनेप्स बोल देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से न्यूरॉन क्या बना के रहते हैं, साइनेप्स बना के रहते हैं। पहले न्यूरॉन दूसरे से, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एक के पीछे एक। मानिए ये न्यूरॉन है, इससे जुड़ा, ये न्यूरॉन है, इससे जुड़ा, ये न्यूरॉन है, इससे जुड़ा, ये लगातार ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि ये ब्रेन तक नहीं पहुंच जाते ये न्यूरॉन। ठीक, आगे वाले न्यूरॉन को बोला जाता है प्री न्यूरॉन, प्री न्यूरॉन बोल देते हैं हम, और पीछे वाले को बोल दिया जाता है पोस्ट न्यूरॉन, पोस्ट न्यूरॉन। ठीक, अगर आप जानना चाहें कि मतलब कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, ये मानिए ये जो है, ये एक्सॉन जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ये वाला, ये जो न्यूरॉन है ये प्री न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन है अगला वाला जिससे इंफॉर्मेशन आ रही होगी। ये अपने अलग न्यूरॉन से, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये जो है ये क्या है, दूसरा न्यूरॉन। ये प्री न्यूरॉन के जो एंड है, ये डेंड्राइट सॉरी नर्व एंडिंग जो है, ये देखिए पोस्ट न्यूरॉन पर क्या है, चिपके हुए हैं, दूसरे न्यूरॉन पे क्या है, चिपक गए हैं न्यूरॉन। ये देखिए नर्व एंडिंग। तो जैसे इंफॉर्मेशन आएगी प्री न्यूरॉन में से होती हुई, ये कुछ केमिकल, ऐसे केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे नर्व एंडिंग से, जो कि किस में चले जाएंगे, थोड़े इस पोस्ट न्यूरॉन के अंदर, और इस पोस्ट न्यूरॉन में भी सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाएगा जैसा कि इंफॉर्मेशन में प्री न्यूरॉन में आ रहा था। देखिए समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, ऐसा समझिए आप कि पहले तार में करंट आ रहा है और वो दूसरे तार से क्या है, कनेक्ट है, और जैसे ही क्या होगा, करंट पहुंचेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले तार से दूसरे तार में ट्रांसफर होंगे, तो दूसरे तार में भी क्या हो जाएगा, वही सेम करंट जाने लग जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये पहले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आई, ये थे न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से। ये न्यूरोट्रांसमीटर कुछ निकल के सेल के अंदर चले जाते हैं या नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाते हैं, और इसके अंदर भी वो सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या जाती है, इंपल्स ट्रांसमिट होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, देखिए इसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच जो साइनेप्स है उसको क्या बोला जाता है, जंक्शन बोलते हैं, जुड़ाव बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर
जंक्शन, यानी कि तंत्रिका पेशीय संधि, अगर हिंदी वाले जानना चाहें तो। ठीक, मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसफर होनी है इम्पल्स, वो किसके थ्रू होगी? साइनेप्सिस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास, हिंदी वाले देखिए पहले तो, ये रसायन अंतराल साइनेप्स को पार करते हैं और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइड में एक समान विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर एक न्यूरॉन है और इसमें एक इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से क्या बनाया हुआ होगा? बॉन्ड बनाया हुआ होगा, सही है। और यहां पर इस डेंड्राइट के इस ज्वाइंट पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, इससे कुछ केमिकल निकलकर इस डेंड्राइट में चले जाएंगे ज्वाइंट की मदद से, और इसमें भी सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाएगा। ये बात कही जा रही है। समझ में आया होगा आपको लगता है? अगर नहीं आया हो तो एक दो बार रिपीट करके देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि साइनेप्स क्या है? इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ अ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ये एक गैप है, या आप बोल सकते हो ज्वाइंट है। एक नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग में हमेशा नर्व एंडिंग ही होगा, ठीक है। एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से या फिर सेल बॉडी से, सही है। खासकर आपको तो डेंड्राइट ही याद रखना है। ये पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के हमेशा डेंड्राइट से ही क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल्स में बदल दिए जाएंगे फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, मतलब आगे जाने के लिए, ठीक है। और जैसे ये केमिकल्स निकल के, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर निकल के जब पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, तो दूसरे न्यूरॉन में भी सेम चार्ज दौड़ पड़ता है, सेम इंफॉर्मेशन, सेम मैसेज, यानी कि सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कॉम्प्लिकेटेड बात है, एक दो बार अगर आप समझेंगे, ध्यान से लगा के समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। साइनेप्सिस, यह एक न्यूरॉन के तंत्रिका सिरे और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का अंतराल होता है। यहाँ विद्युत संकेत को आगे संचरण के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तन किया जाता है। कहाँ पर? उस जंक्शन पर, उस ज्वाइंट पर, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? साइनेप्स, सही है। साइनेप्स को हिंदी में शायद संधि बोलते हैं, ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन क्या बोलते हैं? संधि बोल देते हैं, ठीक है, जोड़ भी बोल सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है और काफी यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आपका मेन टॉपिक है, जो अभी तक हमने पढ़ा, अभी तो हम एक, आप समझ सकते हैं कि इंट्रो की तरह पढ़ रहे थे। जो एक्चुअल में चैप्टर होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन से स्टार्ट होता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन एंड द इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस एंड कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअल में ये कैसा है? इनवॉलेंट्री है। आप ऐसा बोल सकते हो, ये इनवॉलेंट्री की डिफाइन है एक तरीके से, ठीक। अगर राइटिंग से नहीं आ रही है, इनवॉलेंट्री, आप राइटिंग को देख लेना, आज स्पेलिंग लिख लेना। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन, भैया क्विक है, बहुत तेजी के साथ होता है, सडन अकस्मात होता है, एंड द इमीडिएट, तुरंत ही उसमें क्या होगा? रेस्पॉन्स होगा आपकी बॉडी का, ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस एंड कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। जो भी स्टिमुलस दिया गया है उसके प्रति तुम तुरंत रेस्पॉन्स करोगे, और वो हमेशा किसके कंट्रोल में होगा? स्पाइनल कॉर्ड के। वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होगा, सीएनएस के, स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में वो होगा। प्रतिवर्ती क्रिया, उत्तेजना के प्रति शरीर की त्वरित, अचानक और तत्काल प्रतिक्रिया है। तुरंत ही एकदम एक्साइटेड तरीके से स्टिमुलस आया और आपने तुरंत ही क्या कर दिया? रेस्पॉन्स कर दिया। जैसे नी जर्क, भैया आपकी घुटने में किसी ने हथौड़ी मार के टेस्ट करते हैं कभी कभार हम, ठीक है, कि रेस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है बोन का, तो आपका ये आगे का सिरा वैसे ही उठ जाता है, सही है। नीजर का आप यूट्यूब पे देखना, आपको मिल जाएगा किस तरीके से होता है, या गूगल कर लेना। विड्रॉल ऑफ योर हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म चीज को आपने छू लिया, आपका ध्यान नहीं है, आपने तुरंत ही हाथ उठा लिया है, तो हटा लिया आपने तुरंत हाथ उससे, तो वो कैसा? एक रिफ्लेक्स एक्शन है आपके लिए। उदाहरण के लिए घुटने का झटका, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, सही है। जो भी ये सब चीजें क्या है? आपकी रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएंगी। छींक आई, आपकी आंखें बंद हो गई, पलक झपक गई, आंखों की तरफ कोई चीज उड़ती हुई आ रही है, आपकी पलक झपक गई, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। आप कितना भी कंट्रोल करें, ये नहीं रुकने वाले। समझ में आया अच्छे तरीके से? आई थिंक रिफ्लेक्स आर्क नेक्स्ट है हमारे पास। रिफ्लेक्स आर्क मतलब कि प्रतिवर्ती चाप जिसे हम बोलते हैं।
द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पासिस ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। भाई जो इन्फॉर्मेशन जा रही है किसी रास्ते से तो जा रही होगी, आप बोल रहे हो इन्फॉर्मेशन जा रही है जा रही है जा रही है, भाई कोई ना कोई रास्ता तो होगा। वो पूरा जो रास्ता चुना गया है उस इन्फॉर्मेशन के जरिए, उस रास्ते को हमने क्या बोला है, प्रतिवर्ती चाप बोला है, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क बोला है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान तंत्रिका आवेग जिस मार्ग से गुजरते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उस मार्ग को क्या नाम दे दिया, प्रतिवर्ती चाप नाम दे दिया। दोनों हमारे पास डायग्राम है, हिंदी में भी इंग्लिश में। पहले हिंदी वाले को हम समझते हैं। देखिए मानिए हॉट पेन है, एक हाथ से इसे छुआ गया, रिसेप्टर्स जो कि आपकी स्किन में होंगे वो बताएंगे कि ये क्या है, हॉट है, सही है, अभी नहीं पता चला हॉट है। जैसे ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इसको फील करेंगे और इसको फील करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके जाएंगे, सॉरी इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, और वो जो जाएगी, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, वो जो जाएगी वो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन जा रही है ग्रीन वाली लाइन से, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये किसके जरिए जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मतलब सेंसरी जो नर्व हैं जो सेंसस में लगी हुई हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड के पास तक। तो ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे सिर्फ कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, कुछ इंफॉर्मेशन को भेजेगी कहाँ तक, मसल्स तक, इफेक्टरी मसल्स तक, और इन मसल्स को बताएगी कि हाथ को क्या कर लो, पीछे खींच लो। और जो इंफॉर्मेशन को लेके आएंगे उन न्यूरॉन का नाम होता है मोटर न्यूरॉन। मतलब सेंसरी न्यूरॉन में एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन जाती है और मोटर न्यूरॉन में एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन ले जाने का काम है सेंसरी न्यूरॉन का, इंफॉर्मेशन लाने का काम है किसका, मोटर न्यूरॉन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, इस इंफॉर्मेशन को तुरंत एक्शन और रिएक्शन का काम करेगी, प्रोसेस करना, रिएक्शन करना, सोचेगी नहीं। थिंकिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ, थिंकिंग तो बाद में कौन करता है, ब्रेन। बाद में आप सोचोगे कि जो पेन था वो क्या था, गर्म था, है कि अरे मेरा हाथ तो गर्म पेन पे लग गया, इस पे लग गया, उस पे लग गया, ये बाद में सोचोगे आप। पहले एक्शन और रिएक्शन हो जाएंगे। जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे, ग्राही यानी रिसेप्टर्स की मदद से जो भी थी गर्म चीज पे आपका हाथ लगा, संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन क्या गई, इस तरीके से जाएगी, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, यानी मेरज्जू में। और मेरज्जू से होती हुई जैसे इंफॉर्मेशन आएगी, सही है, कि क्या करना है, वो किसकी मदद से आएगी, प्रेरक तंत्रिका कोशिका की मदद से। प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या करेगी, मसल्स पर इफेक्ट कराएगी, कार्य कर भुजा में पेशी जो होगी, भुजा में जो सेल होगी उस पर इफेक्ट करेगी और उस सेल से बोलेगी इस हाथ को क्या कर, पीछे खींच, ठीक है। यानी कि दो तीन चीजें हमें याद रखनी है, रिसेप्टर, संवेदी तंत्रिका, मेरज्जू और मोटर न्यूरॉन और उसके बाद इफेक्टरी मसल। अगर मैं एक फ्लो चार्ट भी बना दूं आपके लिए कि किस तरीके से जा रही है, तो आप बोलोगे सबसे पहले जा रही है सेंसरी पे, सेंसरी क्यों, पहले आप बोलोगे, पहले ये ऊपर बनाते हैं, रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे और रिसेप्टर्स से किस में जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन से जो होती हुई जा रही है अगली तरफ वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल से आई है वापस आई है ये इंफॉर्मेशन किस में आई है, मोटर में, मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन से होती हुई फिर किस पे गई है, जो आपकी इफेक्टरी मसल है, इफेक्टरी मसल, ठीक। ये एक पाथवे है, ये एक रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन जा रही है और आ रही है रेस्पॉन्स के तौर पर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर हम पढ़ते हैं रेस्पॉन्सेस यानी कि एक्शंस, प्रतिक्रिया, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिक्रिया। हो सकता है ट्रांसलेशन नहीं हुआ हो, ठीक, यहाँ शायद एंड है क्लास। चलिए आज इतना ही रखते हैं, प्रतिक्रिया हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होना है, अभी तक नोट्स यहीं तक बने हैं, तो कल मिलते हैं। कल वाली क्लास में हम रेस्पॉन्सेस से शुरू करेंगे, ठीक। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू।